हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो यार, मुझे मिस किया कि नहीं? ठीक है, तो 9th के बच्चे फिर से एक बार फिर आपके राहुल सर आ चुके हैं आपके सामने। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके मिड टर्म एग्जाम जो दिवाली के पहले होते हैं उसको प्रिपेयर करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए एक कोर्स लाएंगे जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होगा, JR ट्यूटोरियल्स पे होगा, जो कि है RCC यानी कि रिवीजन क्रैश कोर्स। जी हाँ, सबसे पहले इसके थोड़ा सा बता दूं यार, रिवीजन क्रैश कोर्स ये एक ऐसा रिवीजन होगा जिसको एकदम फास्ट तरीके से कराया जाएगा। विद इन हाफ एन आवर 25 to 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा पूरा चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा। तो आप लोग ये मत बोलना कि सर इसको डीप में पढ़ाओ, इसको डीप में पढ़ाओ। तो डीप में ऑलरेडी हमने सब चीज पढ़ा रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल द सब्जेक्ट लेक्चर वीडियोस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। आपको जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो उसके हर एक के वीडियोस अवेलेबल है जो हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो। आप जाओ उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, टाइम लेके पढ़ सकते हो। अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो स्पीड बढ़ा देना, ऑप्शन आता है यूट्यूब में 1.25 1.5 के स्पीड से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिवीजन होगा ये एकदम क्रैश कोर्स तरीके से आएगा, फटाफट तरीके से आएगा। जितना भी टॉपिक हो सके मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा मिड टर्म एग्जाम्स के पहले। हो सके तो 3-4 चैप्टर्स तो डेफिनेटली हम करा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं? लॉ ऑफ मोशन, 9th स्टैंडर्ड साइंस के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग को जरूर से बोलूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। कभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं गई, कुछ पता नहीं चला तो यहां पे हम वीडियो शेयर कर देते हैं, लिंक मिल जाता है यहां पे, तो जाके आप वहां से देख सकते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा चैनल है टेलीग्राम का, ग्रुप है एक तरीके से। ऐप JR ट्यूटोरियल का डाउनलोड कर लो, वहां पे हम जो भी यहां पढ़ाएंगे या फिर जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है नोट्स के फॉर्म में, वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देंगे। तो जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, सपोर्ट करो इस ऐप पे। ठीक है, और साथ में हमारा इंस्टाग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉलो बैक कर लेना। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आप देख सकते हो जो कि है मोशन। अब मोशन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अगर मूव हो रही है तो समझ जाना कि वो मोशन में है। जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मान लो कि मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने रख दिया मार्कर। अब ये मार्कर जो है अपनी जगह पे रुका हुआ है, अपना ये जगह पे रुक गया। तो ये जो मार्कर इस जगह पे रुका हुआ है, मतलब ये क्या है, मार्कर जो है इधर आराम कर रहा है, यानी रेस्ट पोजीशन में है। क्या पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। और रेस्ट पोजीशन को हम लोग एक और वर्ड से बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी पोजीशन। तो मान लो कि ये मार्कर को, मान लो ये मार्कर को अब मुझे मूव करना है यानी मोशन में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्स अप्लाई करूंगा। तो फोर्स किसी भी चीज से हो सकता है, या तो मैंने हाथ से इसको किया, या तो मैं क्या करता हूं, देखो फूक मारा, नीचे गिर गया मार्कर मेरा। 1 सेकंड रुक जाओ, उठाने दो मेरे को। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, जब मार्कर को फोर्स मारा, किसी भी चीज से मारा, तो ये क्या हो गया, एक मूवमेंट में आ गया, यानी मोशन में आ गया। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। यानी कि एनीथिंग इज मूविंग, एनीथिंग इज मूविंग इज नोन एज मोशन। यानी कोई भी चीज जब मूव हो रहा होगा तो उसको मोशन में बोलेंगे। जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है तो मोशन में, जब रुका हुआ है तो स्टेशनरी है यानी रेस्ट पोजीशन में। कोई भी चीज, मालगाड़ी, ट्रेन जो होती है ना, वो रेलवे स्टेशन पे ही आके रुकते हैं क्योंकि उसका नाम देखो स्टेशन है। तो स्टेशन पे आके क्या होगी, वो स्टेशनरी होगी, रेस्ट पोजीशन पे आएगी, फिर चलने लगती है। तो दैट इज नथिंग बट स्टेशनरी, या फिर वी कैन से द स्टेशन। लेकिन जो चीज मूव हो रही है उसको मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? देखो, आपको एक चीज पता होगा, कोई भी चीज की एक लंबाई होती है। जैसे मान लो कि आप जो भी शहर में रहते होंगे, मान लो कोई रहता होगा नासिक में, ठीक है, तो आप नासिक में जहां पे भी रहते होंगे वहां से रेलवे स्टेशन नासिक का जो है वहां से कितना दूर पे, 5 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर पे है, तो एग्जैक्टली कितना दूर है वो रहेगा आपका डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। ठीक है, यानी जितनी उसकी एक्चुअल में दूरी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो रहता है उसका डिस्टेंस। ठीक है, एक और होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे बार डिफरेंशिएट पूछता है, डेफिनेशन पूछ लेता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ लेता है। तो यार ये बहुत बार डिटेल में पढ़ा चुका ऑलरेडी, जब चैप्टर्स हम पढ़ा रहे थे तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन बेसिक तौर पे आप जो रिवीजन में करा रहे हो फटाफट समझ के ले लो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी कि जो भी पर्टिकुलर एक जगह से दूसरे जगह होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी का यहां पे मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जांपल हम लोग क्या दे रहे थे कि मान लो कि आप एक जगह रहते हो, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, मान लो ये आपका क्या है, रेलवे स्टेशन है, नासिक का रेलवे स्टेशन है। मान लो नासिक का रेलवे स्टेशन है, यहां से यहां जाने के लिए एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है, ठीक है, और एक सीधा ऐसा रास्ता है,
यहां से यहां जाने का। तो बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि भैया यहां से यहां आप जाओगे लगभग यहां से यहां 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहां से यहां 5 किलोमीटर और यहां से यहां 1 किलोमीटर। तो कुल मिला के आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3 + 5 + 1 यानी कि टोटल 9 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस हो गया। आपका डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, 9 किलोमीटर का हो गया, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डिस्टेंस क्या बोलता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल में जो रास्ता होगा उसका डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है भैया, मिनिमम डिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल। तो यहां पे अगर हम एकदम सीधा सीधा चलते चले गए सीधा, हम रोड से नहीं जा रहे, हम सीधा सीधा कच्चे रास्ते से चलते चले गए, लेकिन पॉसिबल होना चाहिए, बीच में कोई नदी वदी नहीं आए कि भाई कूद के जा रहे हो, ऐसा नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो मान लो कुल मिला के ये जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का ही है, तो ये आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो चीज होगा ये आपके लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कम दूरी होती है, यानी ए से बी तक जाने के लिए कम दूरी होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया डिस्टेंस। तो समझ में आ गया, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज डिस्टेंस, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब स्पीड और वेलोसिटी भी ऐसे ही है, स्पीड या फिर दोनों वेलोसिटी, दोनों का एक ही मतलब होता है, गति। गति मतलब हम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट द गति। लेकिन स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा या फिर डेफिनेशन हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का एक फर्क हो जाएगा, बस यहां पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बस दोनों में यही फर्क याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, रिवीजन कराना है, दैट्स व्हाई, क्योंकि हाफ एन आवर में मुझे कंप्लीट करना है ये चीज, तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा। लेकिन बाकी हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वो भी आप वीडियोस देखते रहो, जो हमारे ओल्ड वीडियोस है जो हमने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, उसको सर्च करोगे यूट्यूब पे, डायरेक्ट सर्च करना चैप्टर 1 लॉ ऑफ मोशन, टॉप पे आपको देखने मिल जाएगा, टॉप के 2-3 रैंकिंग के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा रीच हुआ था, लोगों ने बहुत प्यार दिया था, ठीक है, तो जाके जरूर देखना। चलो, ये आपको समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय बेसिक चीजें, ओके। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है सबको पता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसका मतलब पहले समझ लो, फिर इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला, मतलब डेफिनेशन तो लिखा दिया लेकिन फॉर्मूला लिखाऊंगा। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब गाड़ी चलाते हो, बाइक सबने चलाया होगा, आप सभी लोग यार ऑलमोस्ट बड़े हो गए, तो यार किसी कोई स्कूटी कोई बाइक तो चलाता ही होगा, या फिर कोई साइकिल तो चलाता होगा। तो चलो साइकिल की बात बाद में करेंगे, लेकिन एक स्कूटी या फिर एक बाइक का एक इमेजिनेशन करो, आपके हाथ में यहां पे क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। अब एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है आपका स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, यानी कि मान लो कि आप बाइक चला रहे हो और आपको एकदम तेजी से चलना है, मतलब एकदम फास्ट जाना है, तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेटर को ऐसा घुमाओगे, तो गाड़ी क्या होती है, तेज भागती है, एकदम तेज भागती है। लेकिन आपको अगर स्लो डाउन करना है, आपको स्लो हो जाना है, ठीक है ना, बिना ब्रेक मारे, एक तो ब्रेक मारोगे तो रुकेगा, स्लो होगा, लेकिन बिना ब्रेक मारे आपको स्लो करना है, तो आप एक्सेलरेटर को रिवर्स कर दो, यानी जितना आपने खींचा था उसको आप रिवर्स कर दो जहां तक वो जाता है, तो आपकी गाड़ी जो है वापस से ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो कम करने लगेगी। मतलब आपने क्या किया, निगेटिव कर दिया, और यहां पे जो किया वो पॉजिटिव किया, तो उसका भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ आपने जब चाहा स्पीड को बढ़ा दिया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया, जब चाहा वेलोसिटी को कम कर दिया। मतलब इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं आप, वेलोसिटी को कम ज्यादा कर रहे हो, मतलब चेंज कर रहे हो। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो चेंजेस हो रहा है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज किया हुआ है, न्यूमेरिकल्स कई सारे बार हम करा चुके हैं, तो उसको भी एक बार नजर डाल देना, जो हमने लेक्चर वीडियोस जो बना के रखे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, याद आ रहा है कि नहीं, पूरा फ्लैशबैक करा रहे हैं हम लोग फटाफट तरीके से। रिवीजन क्रैश कोर्स यही है ना दोस्तों, फास्ट तरीके से सब चीज करा देना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन अगर मैं पढ़े, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा एक्सेलरेशन है आपके लिए निगेटिव एक्सेलरेशन, और एक तीसरा एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। अब ये इस सभी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, हम बाइक चला रहे हैं, अब बाइक चलाते चलाते क्या हो रहा है, मैंने स्पीड बढ़ाया, करके स्पीड बढ़ाया, तो हम लोग पहले 10 की स्पीड से, मतलब जैसे गाड़ी चालू करते हैं तो 5 की स्पीड, फिर 10 की स्पीड, हम फिर धीरे धीरे करके एकदम हाईवे वगैरह आ गया या फिर एकदम खाली रोड आ गया, तो हम क्या करते हैं, एकदम फुल रेस कर देते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो हमारा स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने हमारे एक्सेलरेटर को, जो हमारा एक्सेलरेटर जो हाथ में होता है, या फिर अगर कार चला रहे हो तो पैर में होता है एक्सेलरेटर को, अगर फुल फ्लेश तरीके से आगे की डायरेक्शन में किया, यानी दबाया या फिर उसको ऐसा किया, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, तो स्पीड बढ़ रहा है। तो अगर हमारा जो एक्सेलरेशन, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात अगर करें हम लोग, कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं,
यहां पे स्पीड को इंक्रीज करते हैं और चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सा फंडा यार, मतलब इसमें मतलब मैं क्या ही एक्सप्लेन कर पाऊं, आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी चीज है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर स्पीड या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी बोल लो, ये अच्छा टर्म है वेलोसिटी, स्पीड से अच्छा टर्म है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो समझ जाना कि भैया पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन वही चीज है कि मान लो कि मेरा स्पीड बहुत बढ़ गया, मैंने 90 और 100 की स्पीड तक मैं टच हो गया एक्सेलरेशन बढ़ा बढ़ा के, लेकिन अब मुझे स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलेरेटर को अब धीरे धीरे मैंने क्या करूंगा, जैसे मैंने हाथ को ऐसा कर रखा था, अब मैं हाथ को क्या करूंगा, देखो पहले मैं ऐसा ऐसा घूम घूम कर रहा था, तो अब मैं हाथ को इस तरीके से करूंगा। तो जब इस तरीके से करूंगा तो एक्सेलरेशन अपने नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगा। तो एक्सेलरेशन नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगा तो क्या होगा, जो स्पीड हमने 100 तक टच की थी अब वो धीरे धीरे नीचे आएगा, यानी कि क्या होगा, जो वेलोसिटी था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा भैया। वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है। क्योंकि पहले क्या आता था, स्पीड बढ़ रहा था मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन अब आपने उल्टा कर दिया, मतलब एक्सेलरेटर जो है आपका निगेटिव जा रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो टाइप का एक्सेलरेशन में स्पीड जो रिड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। और एक तीसरा है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब आपने गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू हो गई, आपने एक्सेलेरेटर को ना तो फॉरवर्ड किया यानी ना तो पॉजिटिव किया या तो ना तो आपने नेगेटिव किया, तो क्या होगा, स्पीड कम हो ज्यादा होगा, नहीं होगा, स्पीड कुछ नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ चालू किया, चालू करके गाड़ी छोड़ दिया तो गाड़ी जो है आपकी चलती रहेगी, मतलब आवाज आता रहेगा इंजन का। इंजन चालू हो गया, जो पिस्टन मूवमेंट है उसके इंजन के अंदर पिस्टन होता है, वो जब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनोगे या फिर आगे जब पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। आई एम ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर बाय द वे, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द इंजन, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक पिस्टन होता है जो कि सिलेंडर के अंदर, जो एक इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है उसके अंदर डिग 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 करता है, उसका आवाज आता है। तो आवाज जब आता रहता है तो आपने जब एक्सेलेरेटर दिया ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो चलता रहेगा, लेकिन आपकी जो व्हील है, जो आपका टायर है वो नहीं घूमेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका स्पीड ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो अगर आपका जो वेलोसिटी है नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। याद रहेगा डेफिनेशन, या फिर कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है इसके ऊपर, तो जरूर से इसको ध्यान में रख लेना है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी फंडा था, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश कर दी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बेस्ट टॉपिक है। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन लीनियर मोशन। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको मैं लिख के दिखाता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform linear motion with uniform speed। अब इस चीज को समझो, ये थोड़ा टाइम लगा मुझे लिखाने में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत चीजें लिखा देता हूं आपके लिए। आपको तो वैसे पता ही है कि बेसिकली कभी भी अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने शुरुआत किया एक शहर से, मतलब चलो एक पॉइंट अगर हम यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट है यहां, ए पॉइंट, यहां से आपने चालू करना शुरू किया, गाड़ी चालू हुई आपका, और आपने लगभग 40 के स्पीड से 40 के बीट से चलते गए 40 के स्पीड से, ना कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, और यहां पे बी पॉइंट तक पहुंच गए। तो आपने अगर एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर किया, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप एक चले गए, लीनियर मोशन में चले गए। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इन शॉर्ट आपने ये सब चीज 7वीं में 6वीं में पढ़ा होगा। लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब सीधा सीधा मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूम मोशन, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपका यूनिफॉर्म स्पीड भी आ जाता है। मतलब मान लो कि आपने बाइक से एक जगह से दूसरी जगह आप सीधा सीधा चलते गए और आपने स्पीड को कम नहीं किया, तो आपका स्पीड क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, बिना चेंजेस का। तो आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म चलता गया, यूनिफॉर्मली चलता गया, और एक जगह पे आपने रोक दिया। तो आपने क्या किया, एक डिस्टेंस को कवर किया। कौन सा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर किया। मोशन कौन सा हो रहा है आपका, लीनियर मोशन। कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, यानी कि यहां से यहां कवर करने के लिए उसको 1 घंटा लगा, ठीक है, सॉरी 1 किलोमीटर को 1 घंटा लगा, 1 किलोमीटर को 1 घंटा लगा, तो यहां पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया।
समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो इसके अंदर में 2-3 टुकड़ा कर दो, एक पॉइंट ले लो यहां पे x, एक पॉइंट ले लो यहां पे y, ठीक है? अब समझो इसको, अब मैं आपको समझाता हूं, देखो थोड़ा ध्यान देना, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो। अब जैसे मैंने बोला एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट, यहां पे 4-4 पड़ाव आ गए, ठीक है ना? तो यहां पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसके बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, बराबर? पर हर एक के बीच में अगर आप देखोगे, मतलब सॉरी, ये पूरा मिला के 3 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, माफ करना, ये पूरा मिला के 3 किलोमीटर, ठीक है ना? तो ये भी 1 किलोमीटर है आपका, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है, और इसको चलने के लिए, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, यहां पे भी 1 घंटा लग रहा है और यहां पे भी 1 ही घंटा लग रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, हर 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग रहा है, यहां पे भी 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, यहां पे भी 1 घंटा, मतलब जो बंदा जा रहा होगा यहां से यहां, उसने 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर उसने अगले 1 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर किया और उसके अगले 1 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर किया, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी टाइम के हिसाब से इक्वली लग रहा है। यानी इफ एनी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड सेम रही होगी तभी तो वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, करेक्ट है? अभी इसी का उल्टा, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम चीज है, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसका एग्जांपल यहां पे मैं समझाता हूं, देखो अब यहां पे मान लो कि ये 1 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर है, ये आपका 3 किलोमीटर है, ठीक है? तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब मान लो ए से एक्स तक गया में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसको 1 घंटा लगा, ठीक है? लेकिन अगला जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको 1 घंटा लग रहा है, बराबर? मतलब टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब 1 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर रहा है, फिर आगे वो 2 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर ले रहा है और आगे 3 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर ले रहा है, मतलब यहां पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस नहीं अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन पूछता है। अब इसी के ऊपर एक ग्राफ है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है इसको समझो, समझ लो, इसको हम लोग समझाते हैं आपको लोग बहुत अच्छी तरीके से, टेंशन मत लेना। समझ लो कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है? एक्स एक्सिस ये होता है और ये होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है? तो मैंने यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में यहां पे मैं लिखता हूं टाइम, एक्स एक्सिस में ड्रॉ करता हूं टाइम और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं डिस्टेंस, ठीक है ना? अब टाइम जो है वो सेकंड के हिसाब से 0, 10, 20, 30, 40 है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है? 0, 10, 20, 30, 40, यहां पे 50, जो भी है। और यहां पे अगर आप देखोगे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना? कितना, मान लो 0, 15, 30, 45 और यहां पे 60, ठीक है ना? लिख दो यहां पे कितना हो गया, 0, 15, 30, 45, 50। वैसे 0 तो यहीं पे आना चाहिए था लेकिन फिर भी चलो इमेजिन करके चलो। अब क्या है, 0 पे 0 रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है? 10 पे 15 रहेगा, 10 पे 15 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है? 20 पे 30 रहेगा तो 20 और इसका 30 मतलब ये वाला पॉइंट, देखो ये 20 और ये 30, ठीक है? फिर 30 पे 45 रहेगा, मतलब 30 पे 45 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये वाला पॉइंट, और लास्ट में है 40 पे 60 रहेगा, मतलब 40 पे 60 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है? अब ये सभी पॉइंट्स को अगर आप देखोगे और ज्वाइन करने की कोशिश करो, यहां से देखो ध्यान से, यहां से आप ज्वाइन करके देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर यहां पे आप देखो, ये तो मैंने हाथ से बनाया लेकिन आप लोग स्केल से बनाओगे तो आपको लगेगा, देखने मिलेगा कि एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतलब ये इस बात का सबूत है कि अगर डिस्टेंस के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस कवर किया हुआ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये हमें बताता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का एग्जांपल। तो ये ग्राफ हमें बताता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है ये। अगर ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, मान लो एक पॉइंट इधर आता तो ये ग्राफ इधर चला जाता ऐसा, तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनता, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता। लेकिन ये क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वैसे बहुत सारे और ग्राफ है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। डिस्टेंस टाइम है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो ये सब जाके एक बार चेकआउट कर लेना।
उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज बड़े आराम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चीजें हैं, लेकिन आपको डिटेल में समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको देना पड़ेगा टाइम। और टाइम कहां पे है, जब हमने पूरे वीडियोस हर एक चीज को डिटेल में बारीकी से एक एक लेक्चर को डीप में पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे भी आप जाके देखो। लेकिन ये आप देख रहे होंगे तो हो सकता है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है फटाफट से देखते हैं, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब इसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन आया कैसे, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है हर एक चीज डिटेल में। लेकिन ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, जनरली देयर आर 3 न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा होता है दोस्तों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 क्या है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसका एक प्रूफ है कि मतलब ये आया तो आया कैसे, ये आया तो आया, ये कैसे आया, मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है जिसको हम लोग न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, बना कैसे, उसके लिए बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है जो कि एक कराने में आधा घंटा लग जाएगा, और हमें तो आधे घंटे में पूरा चैप्टर को रिवाइज कराना है। तो ऑलरेडी वीडियोस प्रेजेंट है, सर्च करो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 2, 3, 4 जो भी रहेगा सर्च करो, मिल जाएगा, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मान लो कोई भी चीज है, यहाँ पे एक सर्कुलर, समझ लो एक सर्कुलर ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक सर्कुलर ग्राउंड है और एक बंदा है यहाँ पे, क्या है, एक बंदा है, यहां से उसने भागना शुरू किया और ये पूरा ग्राउंड का इसने एक चक्कर मारा। जैसे कभी कभी हमें पनिशमेंट मिलता है ना कि यार जा तू लेट आया ना, जाके एक ग्राउंड का चक्कर मार के। हम बचपन में छोटे होते थे, कभी कभी स्कूल आने में 5 मिनट लेट हो जाता था तो गेट बंद कर देते थे वो लोग। बहुत बेकार लोग थे यार स्कूल वाले, यार 5 मिनट लेट हुआ ना यार अलाउ कर दो ना। कभी कभी हो जाता है यार, ट्रैफिक मिल गया रास्ते में, कभी कभी चल के जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, 5 मिनट लेट हो जाते थे हमको। 5 मिनट तो छोड़ो यार, 1 मिनट, 7 बजे गेट बंद कर देते थे लोग। 7 बजे जैसे ही गेट बंद, 7:01 में भी कोई इंसान पहुंचा ना तो उसको लेते ही नहीं थे यार, फिर फालतू में बोलते थे जा पनिशमेंट तेरे को, ग्राउंड का एक चक्कर मार के। कभी कभी 2-2 चक्कर, 5-5 चक्कर मारते थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो यहाँ पे इस इंसान ने भी चक्कर मार के आया। तो ये चक्कर मार रहा है, पहली बात तो ये चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे गया, चक्कर मारा। तो ये क्या है, मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इसकी स्पीड अगर सेम रही, मतलब अगर वो भाग रहा है समझ लो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, जो कि बहुत स्लो होता है मान लो, तो वो सेम स्पीड से भाग रहा है। तो अगर कोई भी इंसान अगर सेम स्पीड से, यानी कि सेम वेलोसिटी से अगर वो यूनिफॉर्म, माफ करना, सेम वेलोसिटी से अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में अगर वो घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो सेम है, उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। याद रखना, बहुत इजी कंसेप्ट है, समझ में आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है दोस्तों लॉ ऑफ मोशन। ये है तो इस चैप्टर की जान, आन बान और शान और जान जो भी बोल लो, इस चैप्टर का मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि चैप्टर का नाम भी लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन भाई साहब जो थे आप जानते ही, न्यूटन भाई साहब ने लॉ ऑफ मोशन बनाए थे। तो कौन कौन से लॉ है, जनरली देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन। कौन कौन से लॉ है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो लॉ बोलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला को बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसको समझते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एट इट्स, देखो ये जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं ये मेरे ओन वर्डिंग्स के, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये तो आपके लिए रिवीजन है, बस इसको समझ के लेने के लिए मैं आपको लिखा रहा हूं या फिर पढ़ा रहा हूं। असली चीज तो आपको जो हमारे वीडियोस हमने बना रखे वहां पे और आपके सिलेबस में आपको अच्छे प्रॉपर डेफिनेशन मिलेंगे, तो वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है ना। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कराऊंगा तो बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज करने वाला हूं। तो एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एट इट्स रेस्ट पोजीशन unless an external unbalanced force is applied on it। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। हर एक का स्टेटमेंट, क्वेश्चन आता है कभी कभी, राइट डाउन द लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो आपको तीनों लॉ को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आपको समझ के लेना क्या होता क्या ये। देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, पहला लॉ ये बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एट इट्स रेस्ट पोजीशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में अपनी जगह पे रुका होता है अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाहर से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल फिर से आ जाते हैं हमारे मार्कर और हमारे हाथ का एग्जांपल। हाथ है,
इसके ऊपर मैंने रख दिया ये मार्कर। दिख रहा है आपको सभी को मार्कर दिख रहा है? अब ये जो मार्कर है ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, दिख रहा है? अपनी जगह पे रुका हुआ है, मतलब ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में रुका हुआ है ना। ये ऑब्जेक्ट है दुनिया का, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है। कब तक रुका हुआ है? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो उसको बैलेंस ना करे, अनबैलेंस करे, ऐसा फोर्स बाहर से उसके ऊपर लगे, तब तक वो मूव नहीं करेगा। मतलब मान लो कि मैंने इस मार्कर को देखो, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, लेकिन जैसे मैंने अपने हाथों का फोर्स यहां पे मारा, ये नीचे गिर गया, मतलब मूवमेंट में आ गया, मोशन में आ गया। तो तब तक वो रुका हुआ था, अपने पोजीशन में स्टेशनरी था, कंटिन्यू एट इट्स रेस्ट पोजीशन में था। लेकिन जैसे एक बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आया, मतलब ऐसा फोर्स जो उसको बैलेंस खत्म कर दे, बैलेंस बिगाड़ दे, दैट इज द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी कि इधर से और इधर से फोर्स सेम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये मार्कर फिर से लेता हूं मैं, यहां से जितना फोर्स यहां पे मैंने मारा उतना ही फोर्स यहां पे मारूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। यहां पे मान लो कि ये मार्कर है, यहां से भी और यहां से भी सेम में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये मार्कर हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। मेरा हाथ दर्द करने लगे फोर्स मार के, लेकिन ये मार्कर नहीं हिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक साइड से अगर फोर्स अप्लाई होगा तो वो उसको गिरा देगा, यानी मूवमेंट में ला देगा। और यही फंडा होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यही बोलता है कि भैया कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है, हम पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी, वो भी गोल गोल क्यों घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमारा सन है उसके आसपास वो चक्कर इसलिए काटती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका, सन का, इसके लिए वो गोल गोल घूमती है और चक्कर काट रही है। दैट्स व्हाई। तो हर एक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स का आज के डेट में कोई नहीं होता। आपके बाल भी जो हिलते हैं ना, वो हवा से घूमते हैं। हवा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? तो ये होता न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलेगा? न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या बोलता है, इसको समझते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझो इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एंड जो चेंजेस हो रहा है अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको समझते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा दिया, आप लोग समझ जाओ। इसका मतलब समझते हैं। पहली बात तो यहां पे एक वर्ड आया मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, चलो इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मतलब दिमाग का खेल है, रिवीजन करा रहा हूं तो आप लोग समझ के लो, इमेजिनेशन पावर लगेगा और कुछ नहीं। मोमेंटम का मतलब होता है, एक फॉर्मूला होता है, वैसे लिख दो यहां पे, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक रोड है, एक रोड के अंदर एक कार है, मतलब एक रोड है, उस पर एक कार जो है वो रुकी हुई है। ठीक है, अब उसी कार को पीछे से आके एक कार ठोकती है, उसी कार को एक आके पीछे से एक कार आके ठोक दी, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो जाएगा बहुत। ठीक है, लेकिन उसी कार को अगर पीछे से आके एक ट्रक ठोकती है, तो मुझे बताओ डैमेज किसमें ज्यादा होगा? पीछे से जिसने कार ठोका उससे ज्यादा डैमेज होगा उस कार को, कि पीछे से ट्रक जो ठोका उससे डैमेज होगा? तो ऑब्वियसली सीधा सीधा आपका जवाब होगा कि सर अगर पीछे से आके ट्रक ठोकेगा तो ज्यादा डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हुआ? बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। द मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो कार जो थी, कार का वजन मान लो 500 किलो होगा, 500 किलो कार का वजन होगा, तो 500 किलो कार, और समझ लो वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 500 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 40, वो जो फोर्स लगेगा दैट इज नथिंग बट द मोमेंटम। उस मोमेंटम से जाके इंपैक्ट हुआ उस कार को। लेकिन ट्रक भैया 500 किलो छोड़ो, 5000 किलो का होता है ट्रक, 500 किलो का कार है, तो 500 किलो के कार ने ठोका तो कुछ डैमेज हुआ, टूट फूट गया। लेकिन 5000 किलो का ट्रक आके उतनी ही स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आके ठोकता है, तो ये इसका पूरा चकनाचूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वजन ज्यादा था। समझ में आ रहा है? तो यही होता है मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है यहां पे, समझो इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी मोमेंटम, mv फाइनल वाला मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे m कॉमन हो गया,
v माइनस यू अपॉन टी हो गया। v माइनस यू अपॉन टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड क्या बोल रहा है इसमें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी ma जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? अप्लाइड फोर्स से। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो इसका फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू ma। यानी कि ये आपका फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें k आ जाता है, k कांस्टेंट होता है, वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। एक बहुत इंटरेस्टिंग तीसरा लॉ है, इसको समझो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, बहुत ही मजेदार डेफिनेशन है इसका, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के पीछे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास अभी कुछ बॉल नहीं है लेकिन फिर भी एक मुक्का है मेरे पास, मुक्का। ये मुक्का मैंने यहां पे मारा, ये टूट जाएगा, वैसे इस पे नहीं मारूंगा, दीवार पे मारता हूं। चलो इधर मेरे साइड में दीवार है, अगर मैंने मुक्का दीवार पे मारा, मान लो ये दीवार है मेरा, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार के ऊपर मैंने मुक्का मारा, ठीक है। तो जितना जोर से मुक्का मारूंगा उतना जोर से मेरे हाथ पे लगेगा। अब देखो, आप दीवार पे मार के देखो, इतना जोर से मत मारना, लेकिन मार के देखो, अपना हाथ को मुट्ठी बंद करके दीवार पे मारो, धीरे से मारो, एकदम धीरे से, प्यार से मारो, तो आपको हल्का सा दर्द होगा, हल्का सा ऐसा लगेगा कि कुछ तो लगा है यहाँ पे। लेकिन वही अगर आप थोड़ा जोर से मारते हो तो आपको ज्यादा चोट लगेगा, वही एकदम जोर से मारोगे तो आपको यहाँ पे और ज्यादा चोट लगेगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स आप लगा रहे हो उस दीवार के मारने के लिए, उतना ज्यादा फोर्स वो दीवार भी आपके ऊपर लगाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, कि तो आप जो भी हर एक्शन करोगे उसके इक्वल, उसके बराबर का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन लगेगा। जैसे एक बॉल है अगर मेरे पास, इस बॉल को मैं दीवार पे फेंकूं तो जितना स्लो फेंकूंगा उतना ही स्लो मेरे पास बॉल आएगा, लेकिन जितना ही जोर से बॉल फेंकूंगा उतना ही फास्ट बॉल मेरे पास आएगा, उतनी ही ताकत के साथ। तो जितना भी ताकत हम लगाएंगे उतना ही ताकत, लेकिन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रॉकेट उड़ना। रॉकेट के नीचे आग लगाते हैं, प्रोपेलर होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रपल्शन होता है, वो आग फेंकता है, ठीक है ना, एक थ्रस्ट डेवलप होता है और वो फोर्स की वजह से रॉकेट को उछालता है। तो वो फोर्स पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो पीछे जाने के लिए जमीन है, रास्ता नहीं है, तो पीछे जाता रहेगा और वो रॉकेट आगे जाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से रॉकेट उड़ता है, याद रखना। तो ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजी तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चले हम आखिरी टॉपिक के ऊपर। तो चलो आज का आखिरी टॉपिक फटाफट से पढ़ लेते हैं, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बहुत ही साधारण फंडा है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे भी अगर मान लो, यहां पे भी मान लो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, m1u1। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, m1v1। इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा m1u2, ठीक है ना, m2u2 माफ करना, और मास इसका, और इस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम रहेगा m2v2। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि टोटल फाइनल का स्पेलिंग क्या होता है यार, FINL, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब ये बोलता है कि जितना भी उसका फाइनल मोमेंटम रहेगा वो किसके बराबर रहता है, इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। यानी कि जितना इसमें लग रहा होगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में टकरा दूं, तो दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो इंटरचेंज ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो बस यहां पे एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा इसके हिसाब से। क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2। मतलब ये टोटल आपका, इसको साइड में करते हैं, ये आपका इनिशियल है ना, तो इसको इस तरफ करते हैं। फाइनल मोमेंटम मतलब m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1। ये आपका फाइनल मोमेंटम है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी आया v1 v2। ये आपका फाइनल मोमेंटम और ये आपका इनिशियल स्टार्टिंग वाला मोमेंटम। तो ये आपका हो गया एक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछते जो ऑलरेडी हमने कराए हुए लेक्चर्स में, जाके एक बार लेक्चर देखो, इस चैप्टर का 6-7 लेक्चर बनाए होंगे, जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा रिवीजन। इतना बेहतरीन तरीके से देखो, 33 मिनट के अंदर हमने इस चैप्टर को कितना बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा दिया। और कोई बच्चे को अगर कुछ मालूम नहीं होगा इस चैप्टर के बारे में, वो भी आज बहुत कुछ सीख के गया होगा इतने से आधे घंटे के अंदर। समझ में आ रहा है? बस आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके हमारे लेक्चर वीडियोस देखो, अपने एंड से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल से जो हमने ऑलरेडी कराए उसको देखो, प्रैक्टिस करो, चीजों को लर्न करो, क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, डेरिवेशन को सॉल्व करो। बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, टेंशन मत लेना।
तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये रिवीजन क्रैश कोर्स आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके अपनी राय और सजेशन हमें फीडबैक के तौर पे जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करना, बता देना राहुल सर इज बैक, एक और बार बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब चीज पढ़ा के रखा है लेकिन फिर भी रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज सबको पहुंचा देना, शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।